students. In earlier class we have studied about properties of fluid. The last property is capillarity. In capillarity we studied two cases. One is capillarity rise and second is capillarity तो बेसिक अपने दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी फॉल. टुडे वी डिस्कस अबाउट एनुलर कैपिलरिटी. आज का जो अपना टॉपिक है वो एनुलर कैपिलरिटी है. ये जो अपनी यूनिट चल रही है अभी, सिविल और पेट्रोलियम दोनों में आपको पता है कॉमन चल रहा है. तो सिविल की दूसरा चैप्टर चल रहा है सिविल में, क्योंकि सिविल का जो था पहला चैप्टर था उसका नाम था फ्लूइड और सेकंड था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ये तो अपने सिविल में. और अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम के अंदर फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. प्रॉपर्टीज ऑफ, तो सिविल का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था. देखो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस कॉमन था. इसमें एक यूनिट में दे दिया है सारा कुछ और इसमें दो चैप्टर बना के दे दिया है ना. तो ज़्यादा ये अपना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा है. फ्लूइड ये आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है सिविल में, है ना. और सेकंड चल रहा है. और अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है. ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं. अभी पढ़ते हैं अपन एनुलर कैपिलरिटी. देखो एनुलर कैपिलरिटी अपन किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास एक देखो कैपिलरिटी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब विच वी इंसर्टेड इन द या इमर्स्ड इन द कंटेनर. तो ये अपनी कैपिलरिटी थी. वो उस फिनोमेना को अपन कैपिलरिटी बोलते थे. लेकिन अगर मैं एनुलर कैपिलरिटी की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी. देखो ये मैं कंटेनर बनाया, ठीक है. कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है और ये जो अंदर वाला पार्ट है या इसको सॉलिड, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये सॉलिड पार्ट, ठीक है. और यहाँ पे जो कैपिलरिटी एक्शन अपने को देखने को मिलता है, कैपिलरिटी का जो फिनोमेना देखने को मिलता है, वो अपने को यहाँ पे कैपिलरिटी का फिनोमेना देखने को मिलता है. मान लो इसके अंदर क्या हुआ, कैपिलरिटी राइज हुआ. तो एनुलर के केस में अगर बात की जाए तो एनुलर के केस में क्या होगा? आपके पास जो ग्लास ट्यूब होगी उसका इनर पार्ट होगा वो क्या होगा? सॉलिड. और उसके बाहर की साइड अगर अपन पूरा देखें तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे आपको कैपिलरिटी का फिनोमेना दिखेगा. वो लिक्विड के ऊपर जो भी इसके अंदर लिक्विड है उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इसमें कैपिलरिटी राइज होगा या कैपिलरिटी फॉल होगा. वो भी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ग्लास ट्यूब के साथ अगर वाटर को लेता हूँ, है ना, तो आपको पता है कैपिलरिटी राइज दिखाता है. और ग्लास ट्यूब के साथ अगर मरकरी को लेता हूँ तो मुझे कैपिलरिटी फॉल दिखाता है. वो अलग कंडीशन है उस लिक्विड पे. और आपको पता है कि कैपिलरिटी है वो म्यूचुअल प्रॉपर्टी है. किसकी? ग्लास ट्यूब की. और जो भी लिक्विड है उसकी म्यूचुअल प्रॉपर्टी है. तो इसको अपन डिसाइड नहीं कर सकते. वो फ्लूइड होगा उसी के ऊपर अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे राइज होगा या फॉल होगा. तो एनुलर कैपिलरिटी के अंदर ऐसा केस होगा कि ये वाला पार्ट क्या रहेगा इसमें? सॉलिड. तो जो सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ पे अगर आपको सिग्मा सरफेस टेंशन लग रहा है और अगर सरफेस टेंशन फोर्स की बात करूं तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर आई. देखो दो टाइप की रेडियस है. अगर ये देखा जाए तो आर आई, और अगर इस मैक्सिमम बाहर वाले को देखा जाए तो आर नॉट, है ना. तो आर आई क्या है? इनर रेडियस है एंड आर नॉट इज डिफाइंड एज आउटर रेडियस. तो आर आई और आर नोट अपन ने डिसाइड कर दिया. सिग्मा वही है. अगर आर नोट की बात करूंगा, अगर मैं
आउटर सरफेस से अगर बात करता हूँ है ना, अगर इससे बात करता हूँ तो ये आर आई होगा, और अगर आउटर से बात करता हूँ तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आपको सरफेस टेंशन, देखो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, कंसेप्ट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस आपको शेप कैसी भी दे सकता है, इसने एनुलर दे दी तो आपको बस वो फॉलो करना है, अगर आपको सिंपल शेप दे दे तो आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको ये अप्लाई करना है। तो अगर इस केस में अगर बात की जाए कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना अप्लाई होगा, सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू 2 पाई आर आई प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स है। उसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर नॉट प्लस आर। तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा, क्योंकि जितना भी लिक्विड है वो उस कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ है ना, जितना भी राइज हुआ वो जितना राइज हुआ उसमें कुछ ना कुछ वेट तो होगा, उस वेट की वजह से वो जो लिक्विड है, देखो मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन फोर्स है तो मेजर फोर्स नहीं है, ये माइनर फोर्स है। इसको अपन अगर आपको गिवन है कहीं पे तभी अपन उसको कंसिडर करते हैं, नहीं तो अपन उस फोर्स को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा फोर्स है। इसका अमाउंट अगर बात करते हैं, जैसे मैं सरफेस टेंशन फोर्स की बताया था, वाटर और ग्लास ट्यूब के केस में 0.073 न्यूटन पर मीटर है ना, या इतना कम फोर्स है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ तो अगर ये मानो आप 1 kg भी है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो 9.8 न्यूटन फोर्स लगता है ना। तो वो अलग अलग केस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपन कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ लिक्विड, आपको पता है मास कितना होगा उस लिक्विड का, उस मास की वजह से इतना फोर्स लगेगा mg। m को लिख सकता हूँ रो इंटू वी इंटू जी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है मास, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू हो जाएगी रो वी इंटू जी। रो जो भी लिक्विड है, वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एच इंटू। तो ये क्या होगा, या सॉरी मास ना लिख के अगर अपन इसको वेट लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मास तो एम ही होगा, लेकिन ये अगर आप इसको लिखे वेट ऑफ लिक्विड, तो ये आपका क्या रहेगा, वेट ऑफ लिक्विड रहेगा। अब आपको मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वाटर राइज हो रहा है तो राइज होता ही जाएगा, एक उसकी लिमिट होगी, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ये फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये डाउनवर्ड। तो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। तो आपका जो भी फोर्स होगा, एक फोर्स कौन सा था, सिग्मा इंटू 2 पाई आर नॉट प्लस आर आई इक्वल्स टू, एक था आपका पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू जी इंटू एच। ये फोर्स आपका क्या था, ये वाला फोर्स था, ठीक है। अब इससे आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू आपको किसी निकालनी है, जैसे कैपिलरिटी की बात आती है, सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है वो जाता है कैपिलरिटी राइज बताओ या कैपिलरिटी फॉल बताओ। तो इसमें एच की वैल्यू आपको निकालनी होती है, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कैपिलरिटी राइज पूछे, हो सकता है वो जो आपके पास ग्लास ट्यूब दी है, वो कैपिलरी ट्यूब दी है, उसका डायमीटर भी पूछ सकता है, उसका इनर डायमीटर भी पूछ सकता है, उसका आउटर डायमीटर भी पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें आपको, तो जैसे ही आप इससे वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर नॉट प्लस आर आई पाई, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसको अपन आर नोट माइनस आर आई आर नोट प्लस आर आई ऐसे लिख सकता हूँ, जी एच इंटू। अब देखो इधर
लेफ्ट हैंड साइड में भी आर नोट प्लस आर आई है, राइट हैंड साइड में भी आर नोट प्लस आर आई है। कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा आपके पास 2 सिग्मा, इधर बचा जी इंटू रो इंटू एच इंटू आर नोट माइनस आर आई। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है एच की, तो एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर नोट माइनस आर। ये आपके पास इसकी वैल्यू है कैपिलरिटी राइज के केस में। अगर आपसे पूछा जाए किस केस में कैपिलरिटी राइज है, किस केस में, एन्युलर कैपिलरिटी के केस में। अगर आपके पास ट्यूब है वो कैसी है, एन्युलर ट्यूब है, उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बिल्कुल आसान है। अब अपन जो भी कैपिलरिटी के जितने भी कंसेप्ट पढ़े उस कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहते हैं इसके अंदर। अगर बस आपको थोड़ा सा समझना है कि फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्हें 15 मीटर हाइट ट्री, आपको हाइट दी हुई है 15 मीटर, इन्हें 15 मीटर, मैं क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लेना, इन्हें 15 मीटर हाइट ट्री, द शेप इज राइजिंग अप to the top through a small diameter capillary tube, determining diameter of capillary tube, its shape is property is water। तो आपको गिवन है एक ट्री है, ठीक है, उसकी हाइट आपको गिवन है कितनी है, 15 मीटर है। और आपको पता होगा शेप का प्रोसेस क्या रहता है कि जैसे वाटर है वो शेप के थ्रू ही ऊपर तक जाता है, आपको पता है जितने भी लीव्स वगैरह वहाँ तक अगर वाटर को जाना है तो उसी के थ्रू, और वो आपको पता है उसमें भी कैसा होता है कि कैपिलरी ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है, उसी के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें पूछी है, आपसे पूछ रहा है कि अगर जो वाटर शेप के थ्रू जा रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाटर की जैसी है ना, उस लिक्विड की, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि उसका डायमीटर कितना होगा। देखो अगर वाटर के जैसी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि थीटा आपके पास कितना हो गया, 0, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। और सेकंड अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.73 न्यूटन पर मीटर। अगर जैसे ही वाटर की बात करेंगे अपन, ये दोनों चीज़ें आपके पास सिंपल सी ये आ जाएगी। तो अभी आपको देखना है कि डायमीटर कितना होगा, तो आपको पता है h इक्वल्स टू 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी पी, ये फॉर्मूला होता है। आपको इस d की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू आपको गिवन है। देखो बच्चों h क्या है 50, 4 सिग्मा आपको पता है 0.073, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, रो कितना होता है वाटर के लिए 1000, g कितना होता है 9.81, और d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कितने अननोन है, केवल एक अननोन है d, उस d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, एक अननोन एक इक्वेशन। तो ऐसे आप इसे फाइंड आउट करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, जब d की वो आएगी 1.5 मीटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि उस ट्यूब का जो डायमीटर है लेस देन 10 mm, वो इन बिटवीन 1 to 10 mm, तो ये आपकी कंडीशन थी कैपिलरी ट्यूब की। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब इज 1 mm देन कैपिलरी राइज इज 3 cm, इफ डायमीटर इज चेंज टू 0.2 mm व्हाट विल बी कैपिलरी राइज। आपको ट्यूब दी हुई है जिसका डायमीटर है 1 mm, तो मैं d1 की वैल्यू बोल देता हूँ 1 mm, ठीक है। देन कैपिलरी राइज इज 3 cm, अगर उस ट्यूब का डायमीटर d1 1 mm है तो उसके अंदर जो कैपिलरी राइज होता है वो h1 कितना होता है 3 cm। तो अभी वो क्या पूछ रहा है कि अगर उसका डायमीटर मैं 0.2 mm कर दूं, अगर उसका डायमीटर में चेंज करके 0.2 mm कर दूं, तो अब की बार कैपिलरी राइज की वैल्यू बताओ। ऐसा आपने बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे 11th 12th क्लास में भी, हाँ, कंसेप्ट
हो सकता है कैपिलरिटी भी नहीं की हो, लेकिन दूसरी चीज़ देखा होगा आपने कि अगर डायमीटर ये है तो हाइट ये है, और जब डायमीटर चेंज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखो दो चीज़ें आपको, चार चीज़ें हैं उसमें से तीन चीज़ें गिवन है और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब आपको रिलेशन निकालना होगा एच और डी के बीच में। अगर आपको एच और डी के बीच में जो भी रिलेशन है वो अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या अपन इसका अननोन वैल्यू जो भी है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी। ये आपको पता है कि कैपिलरिटी राइज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, ये फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि H है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर। ठीक है, इसका मतलब H इंटू डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच डी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एच डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h1 d1 इक्वल्स टू h2 d2 लिख सकता हूँ। तो मुझे देखो h1 d1 d2 तीन वैल्यू गिवन और h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही मुझे h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी h1 d1 अपॉन d2, आपको h2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है ना। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। जैसे ये चीजें पूछी जाती है आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये आपको H और D के अंदर रिलेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, और रिलेशन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली रिलेशन निकाल सकते हो दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप H2 इक्वल टू h1 d1 अपॉन d2, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फॉर्मूले में आप वैल्यू कर दो। h1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर 3 × 10⁻²। अगर d1 की बात की जाए, d1 कितना है 1 mm 1 × 10⁻3। अगर d2 की बात की जाए 0.2 × 10⁻3। जो भी है कैंसिल आप करना है, जो भी इसमें से जो भी आंसर आएगा H2 इक्वल टू, इससे आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। H2 की वैल्यू आएगी 1.5 सेंटीमीटर, है ना। जो भी हो इससे आप आंसर निकाल लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आपको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन, एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको गेट में और ईएस में जरूर दिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तो दो क्वेश्चन के वो बेसिक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ देखो, द टिप ऑफ ग्लास ट्यूब विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 2 mm। ये ग्लास ट्यूब है जिसका इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है, कितना है 2 mm। तो अगर बात की जाए d1 की, the tip of glass tube with an internal diameter of 2 mm is immersed to a depth of 1.5 cm into a liquid। इसको मैंने क्या किया है, एक लिक्विड के अंदर डिप किया है, और डिप कितना किया है उस लिक्विड के अंदर 1.5 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 1.5 सेंटीमीटर इनटू ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.85 दी है। इसका मतलब इसकी अपन डेंसिटी निकालनी हो तो डेंसिटी के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 850। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है। अब अपन क्या करते हैं, into a liquid air is forced into the tube to form a spherical bubble just at the lower end of the tube। find the surface tension of liquid if the air pressure inside the bubble is 200 Newton per meter square। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से एयर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से एयर प्रेशर, अपन इस एयर प्रेशर को अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसके एंड पे मैं क्या चाहता हूँ, इसके एंड पे मैं एक बबल फॉर्मेशन चाहता हूँ कि इसके एंड के ऊपर मुझे क्या मिल जाए, एक बबल मिल जाए, और इस बबल का जो इनर प्रेशर हो वो 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बबल के अंदर का प्रेशर 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे बबल फॉर्म करना है। तो अब देखो बाहर से आप एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को देखने में आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे कंसिडर आपको करने चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूँ, एक तो आपका आउटसाइड प्रेशर है, और एक बबल बनेगा तो बबल का भी इनर प्रेशर होता है, तो बबल का जो प्रेशर है वो आपको गिवन है।
है ना। तो इसकी हेल्प से आपको पता है बबल फॉर्मेशन हो रहा है, तो बबल फॉर्मेशन हो तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है वो आपको फाइंड आउट करना है एक तो, और एक आपको ये देखना है कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी हेल्प से आप आराम से सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि आउटसाइड प्रेशर कितना है। अब आप बताओ आउटसाइड प्रेशर अपन कैसे निकालते हैं। जैसे आउटसाइड प्रेशर की बात करूंगा वो होता है रो जी एच, ठीक है। और डेप्थ आपको 1.5 सेंटीमीटर दी हुई थी, और कोई चीज अगर कोई भी अगर आपको गिवन है तो आप लिख लीजिए पहले। प्रेशर था 2, इतना ही, ठीक है। तो रो आपको पता है डेंसिटी मैंने बता दिया आपको 850, जी आपको पता है 9.81, और हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 10⁻⁻⁻। तो ये इतना आउटसाइड प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 124.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इतना आउटसाइड प्रेशर लग रहा है। जैसे अगर मैं बबल की बात करता हूँ, मान लो ये मेरे पास बबल था, है ना, तो ये एक आउटसाइड प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर मान लो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, और इस बबल के ऊपर आउटसाइड प्रेशर लग रहा है 124.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एक ही बबल है उसके ऊपर इनर प्रेशर भी लग रहा है और आउटर साइड से भी प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब एक रिजल्टेंट प्रेशर भी लग रहा होगा। मान लो एक तरफ से 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और दूसरी साइड से 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट या नेट प्रेशर की बात करूंगा तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा। वैसे ही अगर मैं नेट इसके ऊपर प्रेशर की बात करूँ तो नेट प्रेशर या डेल्टा पी की बात करूँ, प्रेशर चेंज कितना है, तो 200 में से 124 है वो आप माइनस कर दो, जितना भी होगा 75। तो अगर बात करूँ मैं इसमें प्रेशर चेंज की डेल्टा पी की, तो ये अप्रोक्स 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इतना प्रेशर अप्लाई होगा। अगर प्रेशर इतना है तो एयर बबल है, अब इसके अंदर फॉर्मेशन क्या होगा एयर बबल, तो एयर बबल के केस में आपने पढ़ा होगा डेल्टा पी इक्वल्स टू होता क्या है 2 सिग्मा अपॉन आर। फॉर्मूला दोबारा बताने की जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि आपको ये टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूँ। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर, तो डेल्टा पी की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से। आर आपको डायमीटर दिया है तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो, डायमीटर रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अननोन क्या बचा सिग्मा, एक इक्वेशन एक अननोन, यहाँ से आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो सिग्मा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से एक बार इसको और देखना। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दी। इससे बाहर 3 टाइप के सिंपल, बहुत बार तो होता है कि सरफेस टेंशन में से आपसे न्यूमेरिकल ना भी पूछेगा तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो लास्ट प्रॉपर्टी बची थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना आ जाएगा प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी ओपन पढ़ लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ 3rd सेमेस्टर की, तो उन लोगों को पंप पढ़ने है ना। सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स में जो 6th यूनिट है आपके सिलेबस में वो पंप की है, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनको हाइड्रोलिक मशीन एक सब्जेक्ट लगता है ना, उसके अंदर उनको भी पंप और टरबाइन दोनों पढ़ने। तो होता क्या है केविटे, आपको अगर पंप पढ़ना है तो पंप के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आती है, वो आती है केविटेशन की, है ना। एक केविटेशन का फिनोमिना होता है और वो केविटेशन का फिनोमिना उस पंप के लिए एक तरीके का ये मान लो श्राप है ना। वो कभी नहीं हो, कोई भी पंप अगर बनाएगा कोई भी मैन्युफैक्चरर तो चाहेगा तो उस केविटेशन को मैं कम से कम करूँ। और केविटेशन होता क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले आपको वेपर प्रेशर थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आपको केविटेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा अपन पंप में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो वेपर प्रेशर है क्या, तो जो वेपर प्रेशर है इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन फेज इक्विलिब्रियम, या दूसरे शब्दों में अगर बोले ये आपके पास कोई भी कंटेनर था तो होगा क्या, ये जो कंटेनर है इसके अंदर आपको पता होगा इस कंटेनर को अगर मैं ऊपर से क्या कर देता हूँ कवर कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो इसके अंदर वेपर फॉर्मेशन होता है।
तो वेपर फॉर्मेशन जो होता है वो वेपर फॉर्मेशन इस लिक्विड वेपर की जो इंटरफेस है या जो ये सरफेस है उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। फोर्स बोल सकते हैं, उसको प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स की बात करूंगा तो प्रेशर इनटू एरिया उसी को अपन फोर्स बोलते हैं, या प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जो इस सरफेस के ऊपर इस लिक्विड से जो वेपर बनी वो वेपर कैसे बनी वो भी बात करेंगे। वो वेपर क्या करती है, उस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इतनी डेफिनेशन बताने से क्या अपना काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और डिस्कस में और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे इस सरफेस से इस लिक्विड में ऐसा क्या हुआ कि इससे वेपर बना, है ना। वेपर बना ही क्यों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि वेपर बना क्यों, ये अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखते हैं इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल मोमेंटम। जो इसके मॉलिक्यूल है उसके अंदर ट्रांसलेशनल बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोमेंटम। आपसे सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेपर फॉर्मेशन हुआ क्यों, तो आप बोल सकते हो कि उस लिक्विड की सरफेस थी, उस सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल जो मोमेंटम है उसकी वजह से वेपर का फॉर्मेशन हुआ। चलो ठीक है, वेपर फॉर्मेशन हुआ तो कितना वेपर फॉर्मेशन होगा, देखो अगर मैं इसको कवर नहीं करता हूँ तो कवर नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, जितना वेपर फॉर्मेशन होगा वो यहाँ से स्केप होता जाएगा और एटमॉस्फेयर में जाता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ तो कवर करूँगा तो जितना वेपर, आपको पता है कि वेपर यहाँ से फॉर्मेशन हुआ तो इस सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके कंडेंस होकर वापस क्या आ जाएगा, नीचे इस कंटेनर के अंदर आएगा। तो होगा क्या, जितना कंडेंस होगा उतना ही वेपर और फॉर्मेशन होता रहेगा, है ना। तो मतलब जितना वाटर है वो या जो कंडेंस होकर रिजॉइन करेगा उस कंटेनर को उतना ही वेपर फॉर्मेशन होता रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सैचुरेशन कंडीशन, है ना। क्योंकि जितना वेपर फॉर्मेशन हुआ उतना ही क्या हुआ, रिजॉइन होता गया, रिजॉइन हो रहा है और वेपर फॉर्मेशन होता रहा है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। चलो सैचुरेशन कंडीशन की बात होगी। सैचुरेशन, अब इस सैचुरेशन कंडीशन के अंदर अगर सैचुरेशन कंडीशन आपने अगर कर ली, आप सैचुरेशन कंडीशन पे पहुंच चुके हो, तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर लगाएगी इस लिक्विड सरफेस के ऊपर उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस टाइम सैचुरेशन कंडीशन के ऊपर जो वेपर है वो जो फोर्स अप्लाई करेगी, जो प्रेशर अप्लाई करेगी सरफेस के ऊपर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब कैविटेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ, कैविटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो कैविटेशन क्या है, जब आपको पता है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर कोई किसी भी मशीन का डिजाइन करता है, पंप हो टरबाइन हो, तो कोशिश करता है कि उस मशीन के अंदर कभी भी प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं हो जाए। क्योंकि अगर प्रेशर है, वहाँ का जो प्रेशर है अगर वो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वहाँ पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बबल है वो हाई प्रेशर जोन में जाके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो आपने कई बार अगर पाइप से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, कुछ भी फ्लो हो रहा है, आपने देखा होगा वहाँ पे पीटिंग की आवाज़ आती रहती है ना, ऐसे पट 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है, उस पाइप के अंदर फ्लो होता रहता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस फ्लो में वो डिस्टर्ब करता है और उसकी इनर सरफेस को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है ना। तो अपने वो उस पूरे फिनोमिना को इस लो प्रेशर रीजन में जो बबल जनरेट हुए और हाई प्रेशर रीजन में जाके क्या होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, और फिर वहाँ पे उस सरफेस का, इनर सरफेस का डैमेज होता है। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैविटेशन। और आपको पता है पंप और टरबाइन के केस में अपन जो भी टरबाइन के केस में ब्लेड डिजाइन करते हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपन कभी भी नहीं चाहते कि वहाँ पे कैविटेशन हो, है ना। तो ये अपन आगे पंप में बात करेंगे। तो ये अपना अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थी, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट, ये अपना नेक्स्ट लेक्चर में यही करेंगे अपन, ये नेक्स्ट यूनिट होगी, सेकेंड यूनिट। थैंक यू।